सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नॉर्मली एक सेल होता है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और सेल से करंट फ्लो करती है, ये करंट फ्लो दिखाया हुआ है। एमीटर करंट को मेजर करता है, और पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस मेजर करता है या अक्रॉस द सेल मेजर करता है। तो जैसे ये करंट फ्लो कर रही है, दिस इज करंट फ्लोइंग। यहाँ पर फिलहाल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर लेते हैं। नॉर्मली अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता है तो वोल्ट मीटर में बिल्कुल भी करंट नहीं जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। वोल्ट मीटर नेक्स्ट चैप्टर में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है। अभी तो बस इतना ही समझो कि ये जो वोल्ट मीटर है, ये इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है। और सेम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो इस सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, टेक सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो इसके अंदर ही है, and this is positive terminal V positive and this is V negative। हर जगह बेसिक कंसेप्ट तो सेम है, ठीक है। जितनी भी जगह बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आते हैं, तो V पॉजिटिव और माइनस V। नाउ ये डिस्चार्जिंग सेल है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि इस डिस्चार्जिंग सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव की वैल्यू E माइनस आई आर के बराबर होगी, ठीक है। तो अभी इसी बेसिक फॉर्मूले पर ओरिएंट होके सारे डेरिवेशन करने हैं, जो हमने पहले भी कर लिए हैं एक अलग तरीके से, बट अब इस फॉर्मूले की हेल्प से करने हैं। नाउ सी दिस, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। इसका ईएमएफ E1 के इक्वल है और इसका ईएमएफ E2 के इक्वल है। दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है, तो दोनों सेल की करंट ऐसे बाहर निकलेगी, तो दोनों सपोर्टिव सेल हैं। और हमें इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब क्या है कि इन दोनों सेल को एक सेल से रिप्लेस करना है, जिसका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट है, और जिसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ इज ई इक्विवेलेंट। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे तो खैर दोनों सेल की करंट सेम, मतलब इस वायर में दोनों की कंबाइंड करंट होगी, सेम होगी। जो करंट इधर से निकलेगी वही करंट, टोटल करंट तो सेम होगी एक ही वायर में, है ना। इस तरह से यहाँ पर क्या है, अलग अलग करंट होगी, I1 और I2। सो यहाँ भी वही इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करना है, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। सो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो पढ़ा है, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। वैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी पढ़ा अलग मेथड से, आज हम अलग मेथड से उसको रिपीट कर रहे हैं। ना सो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हो गया, एंड दीज आर इक्वल। सो अब एक एक करके लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, दो हमने सेल ले लिए हैं, इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। दोनों को कंबाइन कर लिया, है ना, दोनों को कंबाइन कर लिया, और इनको कंबाइन करके E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ये हमने दोनों, उनको कंबाइन भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव होंगे, यानी दोनों की करंट यहाँ से प्लस से निकलेगी, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी करंट इधर निकलेगी और इसकी करंट इधर निकलेगी, तो टोटल करंट जो ईएमएफ ज़्यादा होगा उसकी वजह से होगी, ठीक है। तो अभी हमने E1 को ज़्यादा मान लिया है, तो वैसे तो ये दो केस में एनालाइज करना है, ठीक है। सो दोनों सेल को अलग अलग लिया, एंड देन वी विल कंबाइन इन फर्स्ट केस,
फर्स्ट केस में दोनों सपोर्टिव हैं, तो ई इक्विवेलेंट ये आ गया, ठीक है, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट ऐसे हो गए। नेक्स्ट केस में दोनों अपोज कर रहे हैं, और उस केस में ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट ऐसे। नाउ अब इसको एनालाइज करते हैं, क्या एनालिसिस है वो ध्यान से देखना। पहले केस को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेशन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोथ द ईएमएफ आर सपोर्टिव। E1 इसका ईएमएफ है, रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस R2 है। और सपोज करो ए पॉइंट का पोटेंशियल है VA। ऑब्वियसली हमने बाहर का एक टर्मिनल ले रखा है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल VA है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल VB है, एंड सी पॉइंट का पोटेंशियल VC है। तो VA और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें तो कुछ खास है नहीं। देन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, लिख सकते हैं, क्योंकि VAB का फॉर्मूला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस IR। अब हम यहाँ पे E माइनस IR को फॉर्मूला लेके डेराइव करते हैं, ठीक है। तो VAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 माइनस IR1। ये फॉर्मूला अगर इसको फॉर्मूले की तरह कंसीडर करो, E माइनस IR, तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR1। सिमिलरली दूसरे वाले सेल को कंसीडर करो, ये पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर दूसरे वाले सेल को अगर पोटेंशियल कंसीडर किया, देन दैट इज VBC, दैट इज VB माइनस VC, और VB माइनस VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 माइनस IR2, ठीक है। तो VAB की वैल्यू आ गई और VBC की वैल्यू आ गई। तो इसमें एक अलग तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम B माइनस ER को फॉर्मूले की तरह ले रहे हैं। पहले उसको पहले सेल के लिए लगाया, यानी A से B के बीच निकाला, तो E1 माइनस IR1 निकला। दोनों में करंट तो सेम होगी, ऑब्वियसली सीरीज में लगे एक ही ब्रांच में। याद रखो इस सिंगल ब्रांच में तो करंट तो सेम ही होती है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सिमिलरली VBC क्या हो जाएगा, VB माइनस VC, एंड दिस इज इक्वल टू E2 माइनस R2। नाउ अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और फिर अगर हमें A और C के बीच निकालना है, टू फाइंड AS, वो कितना हो जाएगा, VA माइनस BC, VA माइनस VC। और VA माइनस VC की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB माइनस, सॉरी, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। बेसिकली जो A और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज नथिंग, जो A और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो A और B का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि VA माइनस VB के बराबर है, और B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, VB माइनस VC के बराबर है। तो A और C का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का सम होगा, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू को ऊपर से लिख सकते हैं, VAB की वैल्यू E1 माइनस, ठीक है, E1 माइनस IR1, और VBC की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR। इनको फिर अलग से A और C को अलग से लिख लेते हैं, तो E1 और E2 को एक साथ ले लेते हैं, E1 प्लस E2 हो गया, माइनस I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2। तो ये आ गया A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिर कितना हो जाएगा, दैट इज, इसको अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, इक्विवेलेंट वाले, है ना, जस्ट इसको एक फॉर्मूले की तरह लेके चलो। अगर एक सेल के लिए लेना है तो ये फॉर्मूला, तो अगर इसको एक सेल के लिए कंसीडर करें, यहाँ पर एक ही सेल हो, उस सेल का EMF I हो, और उस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r के बराबर हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, फिर E की वैल्यू, E इक्विवेलेंट है ना, इसको मतलब A और C के बीच में एक ही सेल लगा दिया, उसका EMF E इक्विवेलेंट हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2। आई होप यू गॉट इट। सो ये हो गया, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब इन दो, ये एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये अपोजिट डायरेक्शन, वेट, यहाँ पे मैं डायग्राम और बना देता हूँ, यानी इसको हमने एक सेल से रिप्लेस कर लिया। जस्ट आई विल मेक द डायग्राम। अब एक सेल है जिसका EMF, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वही है R,
बाकी वोल्ट मीटर लगा ही दो बाद में लगाना हो तो। और इसका जो ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट है, और इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। बाकी जो उस सर्किट में कर रखा वो इस सर्किट में भी कर सकते हो। यहाँ पे एमीटर लगा दो प्लस माइनस, और यहाँ पे वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट करो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। सो ये कॉम्बिनेशन एक सेल से रिप्लेस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें हम पोलरिटी चेंज करके करते हैं। लेट्स चेंज द पोलरिटी। अब इसमें क्या किया है, इसमें पोलरिटी चेंज कर दी, मतलब उल्टे सेल लगा दिए। ठीक है, फिर हम उसी तरह से करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। अभी सपोज करो E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है, नहीं तो E2 भी ज़्यादा हो सकता है E1 से, है ना। तो इसमें सपोज किया E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है, तो अब A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, उसका तो वैसे ही होगा, है ना। हमने ये मान रखा है, इसमें ये एज्यूम कर रखा है कि E1 ज़्यादा है, तो इफेक्टिव करंट ऐसे होगी, ये इसकी इफेक्टिव करंट होगी। और याद रखो मैंने बताया था कि अगर प्लस वाले से करंट बाहर निकलती है तो सेल डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और प्लस वाले में अगर करंट एंटर करती है, ऐसे प्लस वाले में करंट एंटर करती है तो सेल चार्ज हो रहा है। तो ये वाला जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है, और ये वाला सेल चार्ज हो रहा है। तो ऑब्वियसली तुम्हें अगर फॉर्मूले याद होंगे, तुमने सही से क्लासेस पढ़ी होंगी, तो ये अच्छी तरह से तुम्हें याद होगा। और अगर नहीं भी क्लास पढ़ी होंगी तो वीडियो तो सारे अपलोडेड है, तो उनको जाके देखो। और अब तो मैंने टॉपिक वाइज कर दिया है, तो तुम्हें देखने में दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक चार्जिंग सेल करके मैंने एक टॉपिक लिया है, बस अभी सीक्वेंस नहीं बना रखा है, तो ढूंढ लेना उसको। तो चार्जिंग सेल हमने अलग से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे एक डिस्चार्जिंग है, एक चार्जिंग है। जो डिस्चार्जिंग सेल है उसमें तो फॉर्मूला सीधा लग जाएगा, E1 माइनस IR1। और जो चार्जिंग वाला है, ये वाला चार्ज हो रहा है, इसके प्लस में करंट एंटर कर रही है, तो चार्जिंग सेल में कितना हो जाएगा, यू कैन राइट इट VB इज इक्वल टू VB माइनस VC, एंड VB माइनस VC इज इक्वल टू माइनस E2 माइनस R2। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो कैसे है, तो खुद करके देख लो, ठीक है, खुद करके भी देख सकते हो। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, क्योंकि सब कुछ तो बेसिक से आता है, तो हम इसको खुद करके देखते हैं। करंट ऐसे फ्लो कर रही है I, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VB है, तो यहाँ से इधर चलना शुरू कर दो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो प्लस E2 हो जाएगा। अब ये मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ, है ना। और यहाँ पे खैर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जो दिखाया नहीं हमने, ठीक है। और उसमें हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। याद रखो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलती है, तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। करंट के अपोजिट पोटेंशियल हमेशा जो है वो इंक्रीज करता है, और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस I इंटू आर। अगर I टोटल करंट है तो वी कैन राइट I इंटू आर, ठीक है। और ये किस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, C पॉइंट। तो ये VBC को बोल रहा है VB माइनस VC। जरा देखते हैं कितना आएगा यहाँ से। ये VBC को इसने क्या बोला है, VB माइनस VC, तो दिस इज VB माइनस VC। तो VB माइनस VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस E2, है ना, उधर जाएगा है ना, माइनस IR। यहाँ पे R2 ले लो क्योंकि सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा कि VBC कैसे आया, ठीक है। तो VBC इस तरह से आ गया, 9 VBC इस तरह से आ गया। अब सेम चीज करो जो पहले की थी, अब VAC निकालना है, तो VAC क्या हो जाएगा, VA माइनस VC, और वो किसके, जो हमने पहले किया था, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, ठीक है। तो VAC कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR1 और प्लस माइनस E2 माइनस IR2। तो E1 और माइनस E2 को एक साथ कर लिया, तो E1 और माइनस E2 हो गया, और इसको एक साथ कर लिया, माइनस IR1 और ये माइनस I, तो हो गया। तो VAC की वैल्यू क्या हो गई, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, E1 माइनस E1 माइनस E2, और I की वैल्यू माइनस I इंटू R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है।
तो ई इक्विवेलेंट इसमें कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2, एक सेल से रिप्लेस करना है तो उसका EMF क्या होगा, E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R। ठीक है, तो ये मैंने पहले तुम्हें बता दिया था एक अलग बेसिक वाले मेथड से। ठीक है, और ये डिफरेंट मेथड से बता दिया। तो सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। एक लास्ट और डिस्कस देख लेते हैं। अगर ऐसे ही n सेल जुड़े हो, इसका एक्सटेंशन भी कर सकते हैं जो हमने फॉर्मूले लाए। यहाँ पे ध्यान रखना पोलरिटी, पोलरिटी ध्यान, और इसमें एकदम बेसिक से किया हुआ। ऑब्वियसली इसमें मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड आएगा। ठीक है, डेरिवेशन शायद ही पूछे, ये न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए बनाया गया और एकदम बेसिक से किया गया है, तो इसको देख लेना। फिर अगर ऐसे बहुत सारे सीरीज में सेल का कॉम्बिनेशन हो तो ई इक्विवेलेंट तुम क्या लिख सकते हो, टोटल E1 प्लस E2 प्लस EN लिख सकते हो, और आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, सब सारे रेजिस्टेंस का सम कर सकते हो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। बस यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो।